जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आप लोग का F7 और F8 का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। अब बारी है आगे F9 और F10 का। F10 का आप लोग का दो वीडियोज मिला होगा, टॉप मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन का दो वीडियोज में से कर दिए हैं। वो तो आपके लिए बहुत आसान है, एक बार आप क्लास देख लोगे तो क्वेश्चन सब मिल जाएगा और लास्ट में जो रात में स्ट्रेटजी कराएंगे ब्लूप्रिंट वाला वो क्लास एक बार देख लेंगे। S10 में उससे ज्यादा कुछ नहीं रहता है। अब सवाल S9 और इसका F9 का है। अभी हम लोग सेकेंड ईयर पे काम कर रहे हैं तो S9 ज्यादा याद रहता है। सेकेंड ईयर में S9 पेपर मेन पेपर होता है, मेथड पेपर। तो आप लोग का सेकेंड ईयर का जो बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, एप्लीकेशन पे बैचेस आ गए हैं और ये क्लासेस इसका स्टार्ट होने वाला है 16 तारीख से। 16 अगस्त से इसका बैच स्टार्ट होगा और इसमें अभी ऑफर चल रहा है, 15 अगस्त तक इसमें ऑफर है। 15 अगस्त को रात्रि के 11:59 तक आप अगर एडमिशन लेते हैं तो 200 रुपया का डिस्काउंट है और साथ ही में जो डीलर प्रहार फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको 100 रुपया इसमें भी स्पेशल डिस्काउंट है, यानी कि 799 में आपका एडमिशन हो जाएगा। 799 के लिए आपको कूपन लगाना पड़ेगा MSA100 बिना स्पेस का। तो आप लोग के लिए सभी कुछ तैयार हो गया है, कंटेंट पूरा तैयार है, बुकलेट गेस्ट पर आपको गाइड, ये सारा चीज आपको बनके तैयार हो गया। जैसे आप क्लास होगा सभी चीज आपको एकदम टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। जो गलती आपने फर्स्ट ईयर में किया वो सेकेंड ईयर में ना दोहराएं। क्लासेस के लिए समय हमें दें, हम आपको एक स्टार्टिंग से ही हर चीज को एकदम बड़ी गुणवत्तापूर्ण बताते चलेंगे और आपको बेहतर रूप से आप 100% कहेंगे कि अच्छा आपके पास में स्किल आएगा, नॉलेज आएगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे सेकेंड ईयर में। तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे F9 का। F9 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। डरना इसमें मना है और डरना नहीं है आपको। आपने पहला वीडियो देखा होगा F9 का, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कराए हैं। ये दूसरा वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से करवाएंगे अभी। तो आप इसको कॉन्स्टेंटली करेंगे और पूरा क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन का सीरीज दिया गया टॉप मोस्ट का, इससे बाहर नहीं पूछेगा। जितना टॉप मोस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसको जरूर पूरा देखिएगा वीडियो को और एक नोटबुक पेन रखिए, हर चीज को नोट करते चलिए और फिर एग्जाम में आप जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। इसका PDF टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों पे डलवा देते हैं, आप वहां से लेकर के एक बार रिटर्न जरूर कर लीजिएगा कि अभी आप जो क्लास कर रहे हैं इसमें सीख रहे हैं, रिटर्न करेंगे तो ज्यादा और सीखेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं अपने कंटेंट पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8, ये वीडियो जो है पार्ट 2 है बाबू, ये पार्ट 2 है, इसको पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। व्हाट इज द करेंगे सिलेबल। सिलेबल क्या? एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल बताइए। सिलेबल क्या है? सिलेबल मतलब शब्दांश, शब्दों के अंश बराबर शब्दांश। ये क्या हो? शब्दांश है। जैसे आपको याद होगा पहला वीडियो में हमने बताया कि स्टार्टिंग से ही कि आपको क्वेश्चन जो होता है F9 में वो 3 जगह से पूछा जाएगा। एक बेसिक, दूसरा ग्रामर, तीसरा पेडागोजी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आएगा पेडागोजी से। वही अगर दूसरे डीएड की बात करें यूपी डीएड का, तो वहां में क्या होता है, ग्रामर से ज्यादा आता है, पेडागोजी और बेसिक से कम। लेकिन बिहार डीएड में आपको पेडागोजी से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, ग्रामर से और बाकी बेसिक से बहुत कम क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, एकदम अभी जो क्वेश्चन अभी करा रहे हैं ये बेसिक का है क्वेश्चन। पीछे जो करवाए क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक वो पेडागोजी का था और कुछ ग्रामर के भी आएंगे, सब मिला के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्ट्रेटजी तैयार करिए और फिर एग्जाम देने जाइए। और ये जो डर अभी आपको एग्जाम में है इसलिए है कि आपने तैयारी में समय नहीं दिया। तैयारी में समय नहीं दिया, लास्ट में जाकर डिसीजन लिया कि हमको तैयारी करना है, आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं करिए, जो करना है वो स्टार्टिंग में डिसीजन लीजिए और साल भर के समय है आपके पास में, अच्छे से तैयारी करिए। तो अगला सेकेंड ईयर में आपको इस तरह का डर नहीं आएगा। सिलेबल कहने का मतलब शब्दांश होता है। जैसे कि आप लिखते हैं पटना, तो पटना जो होता है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। पटना 2 शब्दों के मेल से बना है, एक बना है पट और दूसरा बना है ना, पटना। तो आप इसको ये तरीका समझिए, पटना, इस पे हाथ रखिए और बोलिए पटना। कितना बार देखिए डाउन हो रहा है, पटना 2 बार डाउन हो रहा है, ताली हो रही, पटना 2 बार हो रहा है। जहां सिलेबल होता है वहां पे आपका ये टूडीज है वो डाउन होता है। कंकर बाग 3 सिलेबल का वर्ड है, ये डाउन था। सिलेबल इसी कहते हैं, शब्दों का अंश बराबर शब्दांश, शब्दों के अंश बराबर शब्दांश। समझिए यहां से इस सब एप्लीकेशन पर क्लास कराए थे, उसको बहुत अच्छा समझा दिए थे। शब्दों का अंश बराबर शब्दांश, इसी को शब्दांश कहते हैं। शब्द 2 अंश में, इसका मतलब ये 2 सिलेबल का वर्ड है पटना।
पटना 2 सिलेबल का वर्ड है। आइए समझिए, ए सिलेबल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ साउंड, साउंड के हिसाब से बेसिक यूनिट होता है दैट मेक्स अ होल वर्ड, जो क्या करता है पूरे शब्दों को स्मॉल पार्ट ऑफ वर्ड, स्मॉल पार्ट ऑफ वर्ड में तोड़ देता है। पट के नीचे नहीं, प नहीं पढ़ सकते, पट एक बार में पढ़ा आपने, ना एक बार में पढ़ा आपने, पट ना, कमला, 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 कम एक बार में पढ़े, ला एक बार में पढ़े, कमला, तो क्या होता है वो 2 सिलेबल का वर्ड है, कमला, गमला, ऐसे करके। तो क्या होता है किसी भी वर्ड का स्मॉल पार्ट, जो पूरे वर्ड होल वर्ड होता है उसका स्मॉल पार्ट ही क्या कहलाता है, सिलेबल कहलाता है। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर? कमेंट करके जल्दी से बताइए। आगे कह रहा है इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन वॉवेल साउंड इनसाइड इट, इसके अंदर हमेशा एक वॉवेल जरूर होना चाहिए। देखिए वॉवेल है, वॉवेल है, अगर वॉवेल नहीं रहेगा तो सिलेबल बनेगा ही नहीं। अगर आपने हिंदी में लिख दिया पवन, 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 आपको इंग्लिश में क्या लिख देंगे, PWN, नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया सर। ठीक है, इसको सिलेबल बनाना है, वॉवेल देना जरूरी होता है सर। अगर वॉवेल नहीं देंगे तो क्या होगा, ए डाल देंगे, क्या देगा, PAWAN, पवन, हो गया पवन। अब इसको क्या करेंगे, पवन, पवन, तो पवन, तो प एक सिलेबल, वन एक सिलेबल, पवन 2 सिलेबल का वर्ड हो गया। इससे भी कहीं बेहतर तरीका से हम एप्लीकेशन पे आप लोग को पढ़ाए हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो गर्दा उड़ा देंगे जो बच्चे पेड वर्जन के होंगे। आइए बाबू, द मस्ट हैव एटलीस्ट वन वॉवेल साउंड इनसाइड इट, उसमें एक वॉवेल जरूर होना चाहिए उसके अंदर में। दिस वॉवेल साउंड एक्ट लाइक द सेंटर ऑफ द करेंगे सिलेबल, सिलेबल के मुख्य बिंदु वही होता है, सेंटर होता है। एंड कंसोनेंट साउंड्स आर ऑफन अराउंड इट, और उसके चारों तरफ क्या होता है, कंसोनेंट होता है, मुख्य बीच में क्या होता है, वॉवेल होता है। नोइंग अबाउट द सिलेबल से क्या कहा जाता है, सिलेबल के नाम से जाना जाता है। इज अ वेरी इंपोर्टेंट टू लर्न स्पेलिंग, रीडिंग एंड करेक्ट स्पीकिंग करेक्ट इन इंग्लिश। अंग्रेजी में अगर सही सही शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, जानना है, तो आपको सिलेबल की जानकारी होना जरूरी है। सिलेबल की जानकारी होना बाबू जरूरी है। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए कमेंट करके बताइए अली साहब। आइए अगला क्वेश्चन मान लेते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू करेक्ट ग्रुप बेस्ड। वर्ड्स किसी हिसाब डिवाइड आता है, ग्रुप बेस्ड के हिसाब से। ग्रुप बेस्ड ऑन हाउ मेनी सिलेबल्स, कितने सिलेबल है उसमें, दे हैव, उसमें कितना सिलेबल है, 4 सिलेबल का वर्ड है, 2 सिलेबल का वर्ड है, 3 सिलेबल का वर्ड है, 4 सिलेबल का वर्ड है, कितने सिलेबल का वर्ड है उसके हिसाब से क्या होता है, डिवाइड होता है। इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन हाउ मेनी सिलेबस दे हैव, उसके पास कितने होते हैं। ये मोनोसिलेबिक, जो मोनोसिलेबिक होते हैं, बहुत सिलेबल उसमें आपस में संग्रह होते हैं। वर्ड है जो ओनली करेगी 1 सिलेबल, वो क्या होता है, केवल 1 सिलेबल के वर्ड होते हैं, और उसको बहु के रूप में ना कह के सिंगल कहते हैं, सिंगल सिलेबल वर्ड। इसमें लेटर बहुत सारे होंगे लेकिन सिलेबल एक होगा, इसे क्या कहते हैं, मोनोसिलेबिक। जैसे आपने लिखा पेन, आपने लिखा कैट, आपने लिखा रन, इसको क्या बार में पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे इसको। ये सब क्या है, मोनोसिलेबिक है। इसे क्या कहेंगे, मोनोसिलेबिक वर्ड। ओनली 1 सिंगल सिलेबल वर्ड लाइक अ कैट, डॉग, रन आर एग्जांपल्स। इन दीज वर्ड्स यू ओनली हियर 1 वॉवेल साउंड विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए एक ही वॉवेल साउंड उसमें रहता है। आप बेहतर बोल पा रहे हैं उसको। वर्ड्स विद 2 सिलेबल्स आर कॉल्ड कहेगी डिसिलेबिक। तो पहला मोनो मतलब 1 सिलेबल वाला, डिसिलेबिक मतलब 2 सिलेबल वाला। मेरे साथ साथ एकदम बोलिए, ना बोले तो कम से कम आप सिग्नल ऐसे करिए, 1 सिलेबल वाला मोनोसिलेबिक, 1 सिलेबल मोनोसिलेबिक, 2 सिलेबल आगे करेंगे डाइसिलेबिक, डाइसिलेबिक। वाटर, टेबल, also words that have a 3 more syllable are called, इसे क्या कहते हैं, पॉलीसिलेबिक। तो पॉलीसिलेबिक, डाइसिलेबिक और मोनोसिलेबिक किसको किसको समझ में आ गया, जल्दी से हाथ खड़ा करिए। किसको किसको समझ में आ गया तीनों चीज, जल्दी से हाथ खड़ा करिए। वर्ड्स एग्जांपल्स आर करेंगे ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का वर्ड, व्हिच हैज द 3 पार्ट्स। इंफॉर्मेशन 4 पार्ट्स, व्हिच हैज द 4 पार्ट्स। When teaching how to speak, breaking words into a smaller syllable parts of make it very easy for your kids to read hard words and use correct voice force। कि आपको कोई भी सिलेबल सिखाना छोटा बच्चा को, उसको तोड़ तोड़ के सिखाइए सिलेबल को, पार्ट बाय पार्ट करके। इससे क्या होगा, when teaching how to speak, आपको सिखाना इसको कैसे बोलना है,
तो स्पोकन सिखाने में, प्रोनाउंसिएशन सिखाने में आपको ये काम आएगा क्या, सिलेबल का नॉलेज करके, ब्रेकिंग वर्ड्स, ब्रेक वर्ड को तोड़िए, तोड़ करके इनटू अ स्मॉलर सिलेबल, उसको सिलेबल में बदल दीजिए। एंड पार्ट्स मेक्स इट करे वेरी इजी फॉर करेंगे यंग किड्स, छोटा बच्चा के लिए क्या होता है, बहुत आसान होता है आपके लिए अब सिखाना। करेंगे रीड हार्ड वर्ड्स एंड यूज करेक्ट वॉइस फोर्स, और उसको क्या होता है, सही सही पढ़ने का तरीका आ जाता है। आइए अब कंक्लूजन पे, ए सिलेबल इज करके मैन साउंड ब्लॉक फॉर करेंगे बिल्डिंग इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी शब्द बनाना है तो आपको क्या करना है, ईट के तरह जोड़ना होता है। वो ईट क्या होता है, सिलेबल, ईट ईट से जुड़ करके क्या होता है, भवन का निर्माण करता है। सिलेबल सिलेबल से जुड़ क्या होता है, वर्ड का निर्माण करता है। टीचिंग करेंगे सिलेबल हेल्प्स स्टूडेंट्स रीड स्मूथली, आसानी से बच्चा पढ़ पाएगा, स्पीक करेक्टली एंड करेक्ट कैच साउंड बेटर, और वह अच्छा से साउंड भी उत्पन्न कर पाएगा, साउंड पकड़ पाएगा। आइए नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज और स्टेप्स a teacher can use for teaching sound, आगे discrimination and करेगी पोएट्री, आगे डिक्टेशन टू यंग लर्नर्स। अगर डिस्क्राइब करिए एक्टिविटीज, वैसे एक्टिविटीज का, ये स्टेप्स का, और टीचर कैन यूज द टीचिंग साउंड, कि अगर आपको कोई जो आप पढ़ाने समय में फॉर टीचर साउंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कि विभेदीकरण समझते हैं ना, विभेदीकरण साउंड का कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी आप स्ट्रिंग में, कभी गृत में, कभी वर्ड पे स्ट्रेस डालते हैं, कभी वर्ड पे स्वतंत्रता डालते हैं, इंटोनेशन होता है। जैसे अगर कोई वर्ड आपको कहना है एक तरीका से हम बोलेंगे नहीं, कभी उस पर जोर डालेंगे, कभी नॉर्मल से बोलेंगे, कभी साधारण से बोलेंगे, तो सब तरह का अपना अपना उसका मतलब होता है। चलिए पानी पी लेता हूं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़े, प्रश्न समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ता हूं। तो यहां का है पहला, टीचिंग यंग किड्स हाउ टू स्पॉट डिफरेंट साउंड एंड से पोयम्स। अगर कोई पोयम को लय के साथ पढ़ना, जो किसे कहते हैं सस्वर पठन, उसे आगे क्या कहते हैं, रेसिटेशन कहते हैं उसे इंग्लिश में। ये जो रेसिटेशन है इसका मतलब ही होता है क्या, से पोयम्स रीड से सस्वर पठन कहते हैं, जो आप स्वर में लय में पठन करते हैं, क्या करते हैं वो लय में आकर के आप पठन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, रेसिटेशन कहते हैं। तो ये विभेदी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है पठन में, और ये लय में आके पठन करते हैं। तो यंग लर्नर्स या यंग लर्नर्स की बात करें तो इसमें क्या विभेदता है, इसको डिस्क्राइब करिए। करके टीचिंग यंग किड्स, अगर आप यंग किड्स को पढ़ाते हैं, बड़े बच्चों को, हाउ टू स्पॉट डिफरेंट साउंड्स एंड करेंगे से पोयम्स नीड्स वेरी फन एंड लिसनिंग बेस्ड एक्टिविटीज, जो लिसनिंग बेस्ड एक्टिविटीज हो, क्या आपको कोई शब्द बोलते हैं तो शब्द का किस भाव का अर्थ होता है, कोई शब्द ऐसा है जो आपका प्रेशर देके बोलना है, कोई वर्ड नॉर्मल बोलना है, उसका किस तरह का बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, लिसनिंग बेस्ड एक्टिविटीज। टू टीच किड हाउ टू हियर साउंड डिफरेंसेस, कि आपको साउंड का डिफरेंसेस को कैसे सुना जा सकता है। ए टीचर कैन यूज, आगे कहेंगे मिनिमल पेयर, मिनिमल पेयर कहने का मतलब होता है पठन कौशल का एक सशस्त्र पठन और निशस्त्र पठन दोनों को देखना है, कि आप कोई चीज को नॉर्मली एकदम राइम में आके पढ़ रहे हैं और वो लय में पढ़ रहे हैं, एक होता है नहीं लय में ना पढ़ के सीधे वर्ड का हिट कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन पॉइंट में, उसे क्या कहते हैं मिनिमल पेयर गेम्स। These are pairs of words that are different by just one small sound, एक साउंड में, कि जैसे आपको पेयर बनाता है, जैसे आप कहते हैं सिप, रैट, बैट, तो दो तरह का होता है, ये आपस में दो तरह का होता है। जैसे आप कहते हैं यहाँ पे सिप, सिप, बैट, पैट, ये सब क्या होता है, मिनिमल पेयर होता है, एक रंग एक जैसा आपको लगता है समान। अगर बच्चे को बोलेंगे कि सिप पढ़ो तो बच्चा क्या करेगा, होमोफोन की तरफ पढ़ लेगा इसको, कि भाई इसका मीनिंग सिप है, ये भी सिप है, दोनों अलग अलग मतलब होता है सर, एक जहाज है, एक सिप क्या है, बेर की तरह होता है। आई बैट है, पैट है, दोनों अलग अलग है। टीचर सेज द वर्ड्स आउट लाउड एंड द
स्टूडेंट्स पॉइंट आउट द स्मॉल साउंड डिफरेंसेस, कि दोनों बाबू थोड़ा सा डिफरेंट है। सही सुनो, बैट पैट, बैट सिप सिप, सिप सिप। तो बच्चों क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस साउंड है, हल्का सा, इसे रेसिटेशन कहते हैं। ले पठन करके उसमें डिफरेंस करिए। दिस हेल्प्स देम लर्न यूनिक इंग्लिश साउंड। इसमें क्या होता है, यूनिक इंग्लिश साउंड को सिखाया जाता है बच्चों को। ऑल्सो टीचर्स कैन प्ले साउंड करेगी विंगो। इसमें क्या होता है, टीचर उसको साउंड विंगो सिखाते हैं, जैसे बैट पैट, बैट पैट, बैट पैट, इसको सिखाते हैं साइन साइन करेगी साउंड विंगो। और इसको क्लैपिंग कहते हैं, क्लैपिंग गेम्स, रैट पैट, रैट पैट, इस तरह के क्लैपिंग गेम्स। वेयर किड्स क्लैप व्हेन दे करेगी, व्हेन दे, जब वो क्या करते हो, हियर अ स्पेशल साउंड मेकिंग देयर करेगी ईयर्स शार्पर। जिसमें कोई स्पेशल साउंड सुनता है बच्चा, करेगी वेयर किड्स क्लैप, वहां किड्स क्या करते हैं, क्लैप करते हैं। व्हेन दे हियर, जब वो सुनते हैं, ये स्पेशल साउंड मेकिंग देयर ईयर्स शार्पर, जो उसके कानों तक क्या होता है, तीक्ष्ण साउंड लेता है, तीक्ष्ण आवाजें आती है, वहां पे जाकर क्या करता है, वो क्लैपिंग करके उसको सीखता है साउंड को। आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं। फॉर टीचिंग हाउ टू करेगी रिसाइट अ पोयम। अगर आप किसी पोयम के बारे में, कोई पोयम को अगर आप लयबद्ध में कहना चाहते हैं, कहते हैं, पोयम को गा गा के सुनाते हैं, द स्टेप्स मस्ट बी स्लो एंड करेगी फुल ऑफ फीलिंग्स। तो आप धीरे धीरे करके स्टेप, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हैं। और फर्स्ट आप क्या करते हैं, फीलिंग को महसूस करते हैं उस शब्दों को। फर्स्ट द टीचर शुड रीड द पोयम आउट लाउड नाइसली विथ करेक्ट क्लियर वर्ड्स। पहले टीचर क्या करना चाहिए, वो पोयम को अच्छे से लाउडली वर्ड में पढ़ देना चाहिए, करेक्ट वॉइस में, अप्स एंड डाउन्स एंड एक्टिंग फेसेस। करेगी उसमें अप एंड डाउन जो होगा, शब्दों का उतार चढ़ाव ध्यान रखेगा। और आगे कह रहा है कि एक्टिंग फेसेस, आपकी इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए था। द टीचर एक्ट्स एज अ ग्लोबल एग्जाम्पल, अगर वैश्विक लेवल के एग्जाम्पल अगर देना, सॉरी गुड एग्जाम्पल, अगर उसको अच्छे एग्जाम्पल देना चाहते हैं, लाइटर की संख्या इधर से ज्यादा रहता है ना। टीचर एक्ट से, टीचर अभिनय करता हो, अभिनय निभाता। एक्ट मतलब क्या होता है, रोल प्ले करना। एज अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छे एग्जाम्पल की तरह आप उसको, जब तक उसमें फीलिंग नहीं डालेंगे पोयम में, तब तक बच्चा कैसे समझेगा, उसको फीलिंग डालिए। नेक्स्ट द टीचर कैन स्टार्ट, यहाँ पे कोरल रेसिटेशन, यानी कि एक बच्चों में जो पठन कौशल होता है, जो लयबद्ध पठन होता है, सुरताल पठन होता है, उसमें वो लयबद्ध पठन शुरू करते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोरल रेसिटेशन। वेयर द होल क्लास रीड्स द पोयम टुगेदर, जैसे वो पढ़ना शुरू करते हैं लय पठन में, और वो पठन जिसमें बच्चा साथ साथ बोलता हो। जैसे हम पढ़ेंगे मछली जल की रानी है, आप भी पढ़ेंगे पीछे से, तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं कोरल रेसिटेशन, जहां बच्चे लयबद्ध होकर के मास्टर के पीछे पीछे पढ़ता हो, उसको बच्ची को गाता हो, उसे क्या कहते हैं, कोरल रेसिटेशन। वेयर द होल क्लास रीड्स द पोयम टुगेदर लाउडली, सब जोर जोर से पढ़ता है। दिस बिल्ड्स, ये क्या करता है, बिल्ड्स करता है कॉरेज को, साहस को, हिम्मत को। सेट्स द नेचुरल म्यूजिक कैरेक्टर बीट ऑफ द लैंग्वेज, इससे क्या होता है कि भाषा का जो नेचुरल म्यूजिकल बीट्स होता है, कहाँ पे शब्दों में जोर देना है, कहाँ पे शब्दों में जोर नहीं देना है, नॉर्मल पेश करना, ये सब चीज बच्चा सीखता है उसमें। यूजिंग ऑब्जेक्ट, आगे हैंड साइन एंड करेगी क्लैपिंग टू द बीट हेल्प्स मेक द पोयम्स इमोशन स्ट्रॉन्गर। कि ऐसा कहीं पर साउंड ऐसा है जो खूब ज्यादा जोर से बोलना है, कहीं पर ऐसा है जो आपको धीमा से बोलना है, आगे हैंड साइन करना है, अपने हाथों को इशारा से समझाना है, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स प्रयोग करना है, एंड क्लैपिंग टू द बीट करेगी, टू द बीट हेल्प्स मेक द पोयम्स इमोशन स्ट्रॉन्गर। और तालियों बजा करके, ताली बजा करके क्या करना है, टू द बीट हेल्प्स, मदद करना है साउंड को क्रिएट करने में, बनाने में, पोयम्स को इमोशनल क्या बनाना, इमोशन बनाना है, वो मतलब लयबद्ध बनाना है कहानी को, कविताओं को, जिससे बच्चा क्या हो, वही लय में सीखे और गाए भी साथ साथ में। यूजिंग मिनिमल पेयर्स, जो मिनिमल पेयर्स होता है लयबद्ध, जो आगे एक जैसा साउंड होता है जिसमें सुनने में थोड़ी सी फर्क होता है, उसे मिनिमल पेयर्स कहते हैं। हेल्प्स किड हियर साउंड बेटर, जहां से बच्चों को साउंड क्लियरली समझ में आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, सीप सिप, सीप सिप, क्या अंतर होता है। यूजिंग एक्टिंग एज अ रीडिंग टुगेदर करके मेक्स लर्निंग साउंड्स वेरी यूजफुल एंड वेरी फन फॉर ए स्मॉल किड्स। बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत मजा किया जैसा भी लगता है, किसके लिए,
छोटा बच्चा के लिए। छोटा बच्चा को अगर खूब गाना गा गा के आप सिखाइएगा, उसको कविताएं पढ़ पढ़ के सिखाइएगा, उसको बड़ी मजा आता है, सुनने में भी उसको अच्छा लगता है, और बच्चा साथ साथ में क्या करता है, गाता भी है, साथ साथ में बेहतर मुस्कुराता भी है। आइए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बाबू। नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। ये सब देखिए तो बेसिक चीज है, ये सब कई बार पढ़ाए हुए हैं, क्लास में पढ़ाए थे ना हिंदी में जी, हिंदी शिक्षण शास्त्र में भी बताएं स्कैनिंग और स्कीमिंग क्या है। बहुत अच्छा कंटेंट है, ये सब पढ़िएगा तुरंत आपको ध्यान में रहेगा, याद भी हो जाएगा। स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग करना, स्कीमिंग करना, समझिएगा। अच्छा, पार्ट 1 पहला पार्ट में, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर टू डिफरेंट वेरी यूजफुल वेज टू रीड थिंग्स फास्ट। अगर कोई चीज को पढ़ना चाहते हैं फास्ट से तो दो तरीका है, दो ऐसी तरीके हैं स्कीमिंग और स्कैनिंग, जिसके तहत आप किसी चीज को फास्ट में पढ़ सकते हैं। अगर आपको रीडिंग डालना है तो रीडिंग डालने में दो आपके तरीके का प्रयोग होगा, कौन कौन? स्कैनिंग और स्कीमिंग, स्कैनिंग और स्कीमिंग, स्कैनिंग और स्कीमिंग, स्कैनिंग और स्कीमिंग। ओके, आई मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट वेरी क्विकली जस्ट टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। अगर आप मेन आइडिया खोज रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? स्कीमिंग कर रहे हैं। पूरा कंटेंट पढ़ करके खाली मेन आइडिया खोज रहे हैं। आपको पैराग्राफ में ये बताना है कि राजा ने अपने राज दरबार में बूढ़ी गरीब औरत को क्या दिया था। इसमें कहानी आपने पढ़ा नहीं, आपको खाली आंसर ढूंढने से मतलब है। आप क्या कर रहे हैं? स्कीमिंग कर रहे हैं। वहां पे क्या कर रहे हैं बाबू? आप स्कीमिंग कर रहे हैं मेन आइडिया को खोजने के लिए। द ओवरऑल स्टोरी, पूरे स्टोरी में से, और द शॉर्ट समरी, और शॉर्ट समरी तैयार कर रहे हैं। मेन शॉर्ट निकाल लिए, समरी तरह से पढ़ रहे हैं, और उसका मेन टॉपिक पर जा रहे हैं, मेन टॉपिक निकल करके बाहर निकल जा रहे हैं। यू डू नॉट फोकस ऑन ए स्मॉल डिटेल्स, छोटे छोटे डिटेल पर नहीं फोकस कर रहे हैं, मेन टॉपिक पर जा रहे हैं। जैसे पेपर पढ़ते हैं सुबह सुबह, तो क्या करते हैं? उसको स्कीमिंग करते हैं। मेन टॉपिक पर जाते हैं, बाकी सब चीज छोड़ देते हैं। मेन टॉपिक पर जाते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। When you करेगी स्कीम, करेगी योर आईज मूव्स फास्ट। जब आप स्कीम करते रहते हैं तो आपकी आंखें क्या होता है? फास्ट मूव करता है। चलिए बाबू, बहुत थक चुके हैं सुबह से, थोड़ा बैठ करके हम समझाते हैं, आप समझिएगा अच्छा से। सुबह से कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, मेरा ही पेपर है। चलिए, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? खड़ा रहते रहते का ना पाँव सब दुख जाता है। आइए, यहां तक समझ आ गया, आगे बढ़ी। When you scheme, your eyes moves fast। जब आप स्कीम करते रहते हैं, मतलब स्कीमिंग मेथड सीखते रहते हैं, तो आपकी आंखें जो होती है क्या होता है? मूव फास्ट, काफी फास्ट होता है। बस आंसर ढूंढने के तरीके से, खाली आंसर ढूंढ रहे हैं आप, राइट ना? ओवर द बिग हेडिंग, जो मेन हेडिंग है वही पर आपका दिमाग जा रहा, वही से आंसर आप निकालना चाह रहे हैं, बस हो गया। आगे मेन हेडिंग जहां पे होगा वही पर आपका ध्यान रहेगा। द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ्स एंड द एंडिंग लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग थ्रू ए मॉर्निंग न्यूज़पेपर, वही बात हम जो बताए, सुबह के न्यूज़पेपर में जब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? स्कीमिंग करके पढ़ते हैं। सुबह के न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ते हैं बाबू? स्कीमिंग करके पढ़ते हैं। बस आपको मेन आइडिया पे ध्यान रहता है। फर्स्ट करेक्ट लाइंस ऑफ पैराग्राफ एंड द एंडिंग लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप क्या करते हैं? सुबह के न्यूज पर पढ़ते हैं, क्विकली टू नो द डेली न्यूज, डेली न्यूज पढ़ते हैं। चेकिंग अ बुक चैप्टर क्विकली बिफोर द स्टडिंग इट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कीमिंग। कि अगर कोई चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? आपको सारांश ढूंढते हैं, मेन टॉपिक ढूंढते हैं। ये क्या है? स्कीमिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल माना जाता है। किसका? स्कीमिंग का। समझ में आ गया सभी को स्कीमिंग? जल्दी से कमेंट करके बताइए, स्कीमिंग समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसी का अगला पार्ट में। स्कैनिंग क्या है सर? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरह से कहा जाए, इज अ वेरी फोकस्ड वे ऑफ रीडिंग। ये रीडिंग का वेरी फोकस्ड वे होता है, काफी फोकस किया जाता है उस पर। यू यूज इट टू फाइंड करेगी वन स्पेसिफिक फैक्ट और करेगी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड अ बिग टेस्ट। आपको किसी खास चीज को पढ़ना है, कोई एक ही टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, बाकी सबको छोड़ देना है। इन यहाँ पे फैक्ट को और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड अ बिग टेक्स्ट। बड़ी कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें एक ही बात हमको पढ़ना, दो ये बात हमको पढ़ना है। तो क्या करना है हमको? स्कैनिंग करना है। एंड यू टोटली इग्नोर ऑल द एक्स्ट्रा वर्ड्स अराउंड इट, उसके और जो बहुत ही शब्द होता है
उसको आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, वहां से एक भी चीज आपको नहीं पढ़ते। यू ऑलरेडी नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू फाइंड बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग। यू यू ऑलरेडी नो, आप पहले से जानते हैं एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं उसमें, आपको खोजना क्या है उसमें, मेन टॉपिक पे जाना, उसी पे पता करना है। टू फाइंड बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग, आप रीडिंग करने से पहले आप जानते हैं कि हमको क्या बताना है, तो वही आप बताइएगा। ए नॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग इज लुकिंग फॉर अ फ्रेंड्स फोन नंबर इन अ ह्यूज फोन नंबर बुक। अगर फोन नंबर बुक में आपको खाली फ्रेंड का फोन नंबर खोजना है, तो आप सभी फोन नंबर पर ध्यान नहीं देंगे, सीधे फ्रेंड के फोन नंबर पे आ जाएंगे। फाइंडिंग अ वर्ड्स मीनिंग इन अ डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी में कोई चीज खोजना है तो क्या करते हैं, वहां पे स्कैनिंग करते हैं। डिक्शनरी में अगर कोई चीज खोजना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैनिंग करते हैं हम लोग। लुकिंग फॉर अ ट्रेन टाइमिंग ऑन अ बीजी रेलवे, इस सब क्वेश्चन क्लास में भी करवाए हैं। बीजी रेलवे बोर्ड पर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग। क्लास जो रेगुलर करते हैं बताइएगा, ये क्वेश्चन कराए कि नहीं क्लास में। तो जैसे आप रेलवे बोर्ड पर क्या करते हैं, कोई ट्रेन का खोजते हैं नाम, जो ट्रेन कब आने वाला है, कब जाने वाला, तो आप क्या करते हैं, वहां पे स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग का मतलब समझ में आ गया सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताइए, समझ में आ गया सभी को? also एग्जाम्पल आप किसका, स्कैनिंग का। स्कैनिंग स्कीमिंग दोनों समझा दी। अब आइए कंक्लूजन पर। स्कीमिंग इज यूज टू क्विकली कैच द बिग मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। स्कैनिंग इज यूज टू क्विकली करके फाइंड स्पेसिफिक एंड करें कि एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है, फैक्ट जो होता है, एग्जैक्ट फैक्ट्स विदाउट रीडिंग वेरी सिंगल वर्ड। कोई सिंगल वर्ड भी पढ़े हुआ क्या करते हैं, मेन फैक्ट पर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस वर्ड को कहते हैं स्कैनिंग। और जब पूरा चीज को पढ़ते हैं, यूज क्विकली कैच अ बिग मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, जो मेन चीज है उसको पढ़ करके बाकी सब छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं स्कीमिंग। तो न्यूज पर पढ़ते हैं सुबह सुबह, तो मेन न्यूज सब पढ़ लेते हैं, बाकी जो विस्तार में छोड़ देते हैं। जो न्यूज अच्छा लगता है उसके विस्तार में जाते हैं, जो न्यूज अच्छा नहीं लगता उसके विस्तार में कहे जाएंगे। ऊपर पढ़ते हैं, हेडिंग पढ़ के छोड़ देते हैं, उससे क्या करते हैं, स्कीमिंग करते हैं। और कोई डायरी में अगर फोन नंबर किसी खोज रहे हैं, स्कैनिंग करते हैं। रेलवे स्टेशन पे अपना ट्रेन का नाम खोज रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, वहां पे स्कैनिंग कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे कमेंट करके बताइए बाबू। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। गहन पठन, मौन पठन, इस बारे में कितना बताए, कितना इस बारे में क्लियर करके बैच में कराए हुए हैं। गहन पठन किसे कहते हैं, क्लियर यहां तक? चलिए अब पानी पी लेते हैं। आइए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग के बारे में पढ़िए। पहला, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग आर टू अपोजिट वेज टू हेल्प स्टूडेंट्स गेट बेटर एट अ रीडिंग। आपको अगर रीडिंग करने में अच्छा होना है तो दो अलग अलग वे है पढ़ने का, कौशल निखारने का। एक है एक्सटेंसिव और दूसरा है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव किसे कहते हैं, क्या होता है, चलिए समझिए। पहला, इंटेंसिव रीडिंग किसे कहते हैं, इज अ वेरी केयरफुल, ये क्या है, एंड डीप रीडिंग, बहुत ही ध्यान से और बहुत गहराई से पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, गहन पठन। गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग, बहुत ही गहन पठन करते हैं। ये रीडिंग मेथड दैट द टीचर कंट्रोल्स इनसाइड द क्लासरूम। टीचर जो होता है इनसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं, वो क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग कराते हैं, गहन पठन कराते हैं। इट मीन्स रीडिंग ए स्मॉल पीसेस ऑफ टेक्स्ट टू फाइंड एग्जैक्ट डिटेल्स। ये क्या करते हैं, उसको पूरे के पूरे वास्तविक रूप से डिटेल्स पे जाते हैं, हर चीजों को चर्चा करते हैं, छोटी छोटी चीजों को चर्चा करते हैं, बहुत अच्छे से उसको डिटेल में जाते हैं और पढ़ाते हैं।
जैसे कि लर्न हार्ड ग्रामर रूल्स एंड लर्न करेगी टॉप। अगर कोई चीज को आप पढ़ाते हैं बहुत ही गहराई से ग्रामर के रूल्स वो, या आप सिखाते हैं न्यू वोकेबलरी, क्या करते हैं नए नए शब्दार्थ सिखाते हैं, वर्ड सिखाते हैं। द मेन इज टू अंडरस्टैंड 100% ऑफ द टेक्स्ट डीपली। तो आप क्या करते हैं 100% अपना देते हैं और उस शब्द का डीपली में जाते हैं ताकि बच्चा उसका मीनिंग समझे और उसको लंबे टाइम तक याद रखे। डू यू अंडरस्टैंड? रीडिंग अ पोएम केयरफुल्ली और स्टडिंग अ स्मॉल पैराग्राफ फॉर अ टेस्ट। अगर कोई टेस्ट के लिए पैराग्राफ स्मॉलिंग कर छोटा पैराग्राफ अगर पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, टेस्ट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्या इंटेंसिव रीडिंग। तो क्या उसका इंटेंसिव रीडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप उसको बारीकी से पढ़ते हैं, हर लाइन बाय लाइन शब्द बाय शब्द करके पढ़ते हैं और उसका मीनिंग बाय मीनिंग करके समझते हैं एक एक चीज को। वो क्या होता है इंटेंसिव। ऑन द अदर हैंड दूसरे तरह से कहा जाए तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स रीडिंग ए लॉट लॉन्ग एंड करेगी इजी बुक्स। आप कोई मीन्स रीडिंग अ लॉट बहुत पढ़ते हैं, लॉन्ग एंड इजी बुक्स लंबा बुक है और आसानी बहुत आसान इजी है वो, जस्ट फॉर अ फन मैंने कोई मजा किया दृष्टिकोण से मजा लेने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉर्मली चीज को आप समझ रहे होंगे, एंड पर्सनल हैप्पीनेस और आपको मेन चीज खुशी मिल रहा है उस चीज से, बड़ी मजा आता है पढ़ने में। तो क्या होता है एक्सटेंसिव रीडिंग होता है वो। दिस यूजुअली हैपेंस आउटसाइड द स्कूल। ये खास करके स्कूल के बाहर प्रयोग होता है क्या एक्सटेंसिव, और स्कूल में क्या होता है इंटेंसिव। तो याद रखिएगा एक्सटेंसिव यूज के बाहर प्रयोग होता है, स्कूल के बाहर जनरली प्रयोग होता है आउटसाइड द स्कूल। एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स लाइक्स टू रीड। और करके डिपेंड्स करता है ऑन व्हाट द स्टूडेंट लाइक्स टू रीड कि स्टूडेंट क्या इसको पसंद करता है। द मेन फोकस इज टू रीड स्मूथली। मेन फोकस करना है इसमें कि आप उसी को स्मूथली पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। मेन फोकस वही करता है कि रीड करते हैं स्मूथली एकदम नॉर्मल से प्रयोग करते हैं। एंड बिल्ड अ गुड रीडिंग हैबिट। इसमें क्या होता है अच्छी हैबिट भी मिलता है पढ़ने का। हैबिट रहेगा तो आप अच्छा से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या रहा है एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। इंसिस्ट ऑफ के बदले में वरिंग अबाउट द इस एवरी सिंगल वर्ड। किसी भी तरह का आप कोई चिंता नहीं करते, वरिंग नहीं करते, कोई तरह का आप उसमें कोई चिंताएं नहीं होता। अबाउट सिंगल एवरी सिंगल वर्ड, किसी भी वर्ड को लेकर प्रत्येक वर्ड आपको अच्छा से आता है, आप किसी भी तरह के वर्ड का कोई लेकर के चिंताएं नहीं होता। यू डू नॉट नो आप नहीं जानते हैं। करेक्ट गुड एग्जाम्पल इंक्लूड करेक्ट रीडिंग स्टोरी बुक्स। अगर आप कोई स्टोरी बुक पढ़ना है, नॉवेल पढ़ना है, कॉमिक बुक पढ़ना है, फन मैगजीन पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे वहां पे एक्सटेंसिव करेंगे कि आप उसको बड़ी मजा से चाव से पढ़ रहे हैं एकदम पचा पचा के चिवा चिवा के, समझते हैं ना। हाँ बड़ी मजा से आपको पढ़ रहे हैं, आपको हर चीज के बारे में बड़ी मजा आता है कि ऐसे पढ़ेंगे तो वैसे पढ़ेंगे तो ये होगा तो वो होगा, इस तरह के पढ़ रहे हैं। करेंगे इन योर फ्री टाइम, अपने फ्री टाइम में। दिस हेल्प्स यू लर्न न्यू वर्ड्स नेचुरली एंड इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड। और रीडिंग स्पीड को इंक्रीज भी करता है। इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रिक्टली करेगी फोकसेस करता है ऑन डीप लर्निंग एंड एग्जैक्ट ग्रामर पर। एक्सटेंसिव रीडिंग फोकसेस करता है ऑन रीडिंग स्मूथली, सीइंग मोर वर्ड्स एंड बिल्डिंग अ लाइफ लॉन्ग लव फॉर रीडिंग बुक्स। आप उससे क्या करते हैं लंबे टाइम तक उसको पढ़ना पसंद करते हैं, आपको मजा आता है उस चीज में, और वो लंबे टाइम तक पढ़ने से क्या होता है उसमें मजा रहेगा तभी तो लंबे टाइम तक पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आता है। और साथ ही साथ में उसके पढ़ने में आपको क्या करता है वो जीवन भर चाहते हैं उस चीज को रीडिंग करते रहे। तो क्या होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। और किसी खास चीज को आप पढ़ते हैं एग्जैक्ट ग्रामर के रूल लगा करके, तो क्या होता है इंटेंसिव रीडिंग। आगे समझ में। अगला हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग फॉर लोकल कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। लोकल कॉम्प्रिहेंशन और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं, ठीक ना, ये बहुत बार आता है, ठीक ना। लोकल कॉम्प्रिहेंशन और ग्लोबल मैंने वैश्विक स्तर के कॉम्प्रिहेंशन क्या है, लोकल क्या है, दोनों का मतलब समझिए अच्छे से। रीडिंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। रीडिंग टू अंडरस्टैंड समझने के लिए जो पढ़ते हैं हम लोग, समझने के लिए जो पढ़ते हैं उस कोई भी चीजों को, तो इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, उसे दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका नाम दिया गया लोकल कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा का नाम दे दिया गया ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। जब कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं समझने के लिए तो दो तरीका से, एक लोकल कॉम्प्रिहेंशन से एक ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन से। लोकल कॉम्प्रिहेंशन मीन्स रीडिंग ओनली टू अंडरस्टैंड, केवल हम लोग समझते हैं,
मीन्स इसका अर्थ होता है रीडिंग ओनली टू अंडरस्टैंड वेरी एग्जैक्ट डिटेल्स। इसका ओरिजिनल मीनिंग है उसके बारे में समझ रहे हैं, लोकल है। लोकल कॉम्प्रेंस जो है उसी के बारे में हम समझ गए। क्लियर फैक्ट्स, फैक्ट क्लियर हो जाता है। स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलता है गिवन इन वन सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में। और टीनी पार्ट ऑफ कहेगी टेस्ट, टेस्ट की छोटी छोटी बातें होती है। टीनी, टीनी मतलब छोटा सा नन्हा सा, टीनी मतलब छोटा सा नन्हा सा। किसी भी वर्ड का छोटी छोटी पार्ट होता है, उसकी सेंटेंस का वो भाग होता है और उसको अच्छा से आपको समझ में आ गया, हर शब्दों का मीनिंग समझ में आ रहा, उसका क्या स्पेशल इंफॉर्मेशन है ये समझ में आ रहा, तब क्या कर रहे हैं, लोकल कंप्रीहेंशन कर रहे हैं। इट इज लाइक अ लुकिंग एट द टेक्स्ट विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, कि जैसे कि कोई चीज को अगर आप सूक्ष्म चीजों को आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, ऐसे कर गौर से कहां कहां क्या है, उसी तरह से आपका लोकल कंप्रीहेंशन है। करेक्ट, इट इज लाइक अ लुकिंग एट, ताकझांक करते हैं, जैसे कि टेस्ट, किसी टेस्ट को, एक एक टेस्ट को बारीकी से पढ़ते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कई ऐसा जांचने वाली ग्लासेस से, इसी तरह से आपको ग्लोबल क्या होता है, कंप्रीहेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट रीड्स अ हिस्ट्री स्टोरी एंड द टीचर आस्क इन विच ईयर डिड द वॉर हैपेंस, अगर बच्चा जो है कोई कहानी पढ़ता है, बच्चा जो है कोई कहानी पढ़ता है, ऐतिहासिक कहानी पढ़ता है, उस ऐतिहासिक कहानी में वो जानता है कि उसके साथ में वह एग्जाम्पल पढ़े और स्टूडेंट्स से ये रीड करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट्स हिस्ट्री का बुक पढ़े और हिस्ट्री बुक पढ़ने के बाद इन विच ईयर डिड द वॉर हैपेंस, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो कि कौन सा ईयर में युद्ध शुरू हुआ था, एंड व्हाट वाज द किंग इज नेम्स, और किंग राजा क्या नाम था, ऐसे स्टोरी क्या कहा जाता है, लोकल कंप्रीहेंशन। लोकल कंप्रीहेंशन दैट मींस कंप्रीहेंशन ऐसा होना चाहिए जो आपको हर चीजों को लेकर बारीकी से आप अध्ययन कर रहे हो, राइट ना। डिड द वॉर हैपन, व्हाट वाज द किंग्स नेम, नाम क्या था राजा का, एंड द स्टूडेंट मस्ट यूज लोकल कंप्रीहेंशन, उसका लोकल कंप्रीहेंशन प्रयोग करता है। दे हैव टू फाइंड दोज एग्जैक्ट, क्या करता है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग खोजता है। दे हैव टू फाइंड दोज एग्जैक्ट क्लियर आंसर्स रिटर्न इन द टेक्स्ट, वो एग्जैक्ट चाहता है कि आंसर पर हम चल जाए। ये सब क्या होता है, एक प्रकार का लोकल कंप्रीहेंशन होता है। आइए ग्लोबल कंप्रीहेंशन की बातें करें। ग्लोबल कंप्रीहेंशन क्या है, इसके बारे में समझिए। चलिए, समझ आ रहा है सभी को ना, कमेंट करके बताते रहिए। However, जहां तक की बात है, इज अ मच बिगर वे ऑफ लुकिंग एट अ टेस्ट, इट मींस रीडिंग टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर। कोई बड़ा चीज को अगर आपको पढ़ना है, बहुत ही बड़ा चीज को ग्लोबल स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, द मेन थीम यहाँ पे कह रहे हैं रीडिंग टू अंडरस्टैंड अ बिग पिक्चर, कोई बिग पिक्चर को समझना है आपको, बहुत चीजें उसके बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। द मेन थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द होल स्टोरी, स्टोरी का मेन थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया, मुख्य बिंदु क्या है, इसको समझना क्या है, ग्लोबल कंप्रीहेंशन है। डू यू अंडरस्टैंड, समझना क्या है इसका, ग्लोबल कंप्रीहेंशन है। इट आस्क द रीडर टू ज्वाइन करेक्ट डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट टू मेक अ कंप्लीट फाइनल थॉट। व्हेन अ टीचर आस्क अ बिग क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द बेस्ट नेम ऑफ करेक्ट, व्हाट इज द बेस्ट नेम फॉर दिस स्टोरी, इस स्टोरी का क्या नाम रखें, पूरा एकदम कम। लोकल मतलब एक एक चीज को बारीकी में ना पढ़ के उसे कहानी को चीज को पढ़ते हैं, जो मेन मुद्दा है उसको जानते हैं। यहाँ कह रहा कि पूरी कहानी पढ़ करके बताइए इस कहानी का क्या नाम रखे, व्हाट इज द बेस्ट नेम ऑफ फॉर दिस स्टोरी, या व्हाट इज द मेन लेसन ऑफ द स्टोरी टेल, पूरी वैश्विक रूप से बताइए, पूरा कहानी गहन पठन कर लिए आप बताइए कि कहानी में क्या कहता है, कहानी में कथाकार नरेटर क्या कहना चाहता है, कहानी का आपके हिसाब से क्या नाम होना चाहिए। ऐसे प्रश्न जब भी पूछते हैं तो ये क्या होता है, ये सब एक प्रकार का ग्लोबल कंप्रीहेंशन है। दोनों में अंतर आपने क्या सीखा कि जो लोकल कंप्रीहेंशन होता है, इसमें हम लोग किसी खास मुद्दा के बारे में पढ़ते हैं, वहां से केवल जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मेन थीम क्या है, कैसे इसको हम इसके बारे में जानकारी ले, ये सब चीज। अब वही अगर ग्लोबल कंप्रीहेंशन है तो ग्लोबल कंप्रीहेंशन के तहत आप ये चीज का जानकारी लेते हैं कि टॉपिक जो मेन है उसको पढ़ने नहीं है, पूरा पैराग्राफ को अच्छा से पढ़ना है, और पूरा पैराग्राफ को अच्छा से अगर समझ गए तो अब कहानी का मेन थीम बताइए क्या है, कहानी में स्टोरी में क्या नाम क्या रख सकते हैं आपके हिसाब से, ये सब चीज आपको बताना होता है। ओके।
चलिए अब आगे बात है नेक्स्ट में, कंक्लूजन पे आइए। लोकल कॉम्प्रिहेंशन फोकसेस on finding very small exact details from a small test areas. Global comprehension asks the reader to mix everything together to understand the full message for the whole text. कि पूरा टेक्स्ट का फुल मैसेज बताइए, कि पूरा अच्छा से पूरा पढ़ करके गहन पठन किए हैं तो पूरे अच्छे से मीनिंग बताइए कि आखिर आपने उसमें क्या पढ़ा, क्या समझा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, 13 नंबर। डिफरेंशिएटेड बिटवीन द इन्फ्रेंशियल रीडिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग, दोनों में क्या अंतर है? इन्फ्रेंशियल रीडिंग में और क्रिटिकल रीडिंग में दोनों में क्या अंतर होता है, इसके मीनिंग को बताइए, समझाइए इसको। अंडरस्टैंडिंग इट टेक्स्ट इन मच मोर देन जस्ट रीडिंग द वर्ड्स। इन्फ्रेंशियल रीडिंग कि अगर अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट इज मच मोर देन जस्ट रीडिंग द वर्ड्स, अब उसकी मीनिंग, वर्ड का मीनिंग नहीं पता करना है, केवल वर्ड का रीडिंग कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो एक प्रकार का इन्फ्रेंशियल रीडिंग हो रहा है। मीन्स फाइंडिंग द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, उसका गुप्त अर्थ को समझ रहे हैं, जो छुपा अर्थ है उसको समझ रहे हैं, उसका सीधे सीधे ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। इट आस्क द रीडर टू यूज हिंट इन द स्टोरी and their own brain to guesses the hidden thoughts, reasons, ending that the writer did not write directly. For example, if a story says, अगर कोई स्टोरी कहते हैं, he picked up his umbrella and raincoat, a smart readers will easily guess that it is raining outside. अगर आपको कोई ऐसा कोई कहानी कह रहे हैं, इस कहानी में आपने ये बताया कि उसने पिकअप कर लिया, अम्ब्रेला ले लिया, रेनकोट ले लिया, तो जो रीडर हो समझ जाता है कि भाई कैसा मौसम है, बरसाती मौसम है, रेनिंग आउटसाइड हो रहा है। अब बाहर वर्षा हो रहा है, तब तो उसमें कहानी में चर्चा किया गया छाता का, रेनकोट का। कहा उसने छाता ले लिया, रेनकोट पहन लिया, तो कॉमन सेंस है कि वर्षा बाहर हो रही होगी। इवन इफ द स्टोरी नेवर टेल्स टॉक अबाउट द वेदर डायरेक्टली वेदर का चर्चा नहीं हो रहा कहानी में, लेकिन आप तो समझ गए कि कहानी में बारिश होने की चर्चा है। क्रिटिकल रीडिंग क्या होता है सर, इसके बारे में समझिए। ऑन द अदर हैंड इज अ मच डीपर एंड थॉटफुल वे ऑफ चेकिंग टेक्स्ट। कोई खास टेक्स्ट को भी क्या करते हैं आप, बारीकी से चेकिंग करते हैं। इट मीन्स केयरफुल्ली टेस्टिंग एंड जजिंग इफ द टेक्स्ट इज ट्रू, फेयर, लॉजिकल। अगर टेक्स्ट सही है, उचित है, लॉजिकल है, व्हाट द राइटर्स रियल गोल इज, तो राइटर का रियल गोल क्या है, क्यों राइटर इसने लिखा है। ए क्रिटिकल रीडर डज नॉट blindly believes everything written on the page. Instead, they always ask questions about the claims. Check the given proof and find the difference between real facts and personal thoughts. For example, अगर बात करेंगे reading a political newspapers pieces critically, that means finding out the writer's hidden base and checking if their main points make real sense or just trying to trick people. यानी कहने का मतलब हुआ कि क्रिटिकल रीडिंग कहने का मतलब है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरह से कहा जाए, इट इज अ मच डीपर एंड थॉटफुल। ये बहुत डीप में पढ़ाना है, डीप में पढ़ना आपको, विचारपूर्ण वे से, थॉटफुल, काफी विचार लेते हैं उसमें भी। आप चेकिंग अ टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट को चेकिंग करना, इट मीन्स केयरफुल्ली टेस्टिंग एंड जजिंग। आप कोई चीज को क्या करते हैं, केयरफुल्ली समझते हैं और जजिंग करते हैं। इफ द टेक्स्ट इज ट्रू, अगर टेक्स्ट सही है, फेयर है, लॉजिक है, एंड व्हाट द राइटर्स रियल गोल, राइटर का रियल गोल क्या है, कहानी में क्या कहना चाहते हैं, मोरल सेंस समझते हैं ना। जैसे हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे तो शिक्षक क्या करते थे, लास्ट में पूछते थे, बाबू इस कहानी का क्या अभिप्राय है, मोरल सेंस क्या, अभिप्राय क्या है इसका। तो वही बात है यहाँ पर, एक क्रिटिकल रीडर्स डज नॉट ब्लाइंडली बिलीव, कोई अगर आसानी से बिलीव नहीं कर लेगा, अंधे रूप से, बिना कुछ सोचे समझे। एवरीथिंग रिटन ऑन द पेज, पेज पर जो लिखा है वही चीज नहीं होता है, बहुत कुछ गुप्तनीय बात भी होता है जो ऑथर छुपा के रखते हैं। इसके बावजूद दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चन अबाउट द क्लेम्स, हमेशा प्रश्न उठाते हैं, ऐसा कैसे हुआ, चेक द गिवन प्रूफ, फिर उसका जवाब देखते हैं, चेक करते हैं, एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रियल फैक्ट जो वाजिब है एंड पर्सनल थॉट, अपने विचार क्या है। For example, reading a political newspaper, piece of critical means finding the out the writers जो
हिडन बेस है, जो मीनिंग है, गुप्त अर्थ है। चेकिंग इफ द देयर पॉइंट्स मेक्स रियल सेंस, अगर आप समझ जाते हैं, और जस्ट ट्राइंग टू ट्रिक पीपल, तो ये लोगों को समझाने का क्या है, ट्रिक है। समझ है कि हम कहना कुछ और चाहते हैं, डबल मीनिंग वाला बात बोल रहे हैं, समझा दिया आपको। आई द इनफरेंशियल रीडिंग ट्राइज टू फाइंड हिडन मीनिंग, वो हिडन मीनिंग को समझना होता है। द राइटर सजेस्ट साइलेंटली क्रिटिकल रीडिंग टेक्स स्टेप्स forward by the actively testing question and the judging if the text is true and good, कि आप ये जज कर पाते हैं कि वो टेक्स्ट सही है, इसका मीनिंग आगे निकल रहा था, इसके मतलब समझ में आ रहा था, राइटर कहना क्या चाह रहा है, इसके मीनिंग को समझिए। कई बार ऐसा मूवी होता है या ऐसा कोई कहानियां होता है जो आप पढ़ लेते हैं, उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, कहना क्या चाह रहा है इसमें, तो यहाँ पे व्यापक अर्थ को समझ लेता है राइटर। अगला बढ़े 14 नंबर क्वेश्चन पे। What do you understand by the term extrapolation? यहाँ पे extrapolation जो वर्ड है इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें एक्सप्लेन द एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब होता है। एक्स्ट्रापोलेशन वर्ड जो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग बताइए। एक्स्ट्रापोलेशन कहने का मतलब होता है निष्कर्ष करना या बहिर्वेशन करना, निष्कर्ष तक करना जाता है, निष्कर्ष करना होता है। निष्कर्ष तक करना। आई इन रीडिंग लेसन extrapolation is a very high level brain skill that asks the readers to think completely outside the printed books। आपको निष्कर्ष तक जाना, जो शब्द लिखा है वहां तक नहीं, शब्द के अलावा भी कुछ समझना है आपको। हम जो शब्द लिखे हैं वहीं तक निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष तो आप अपना मन से दीजिएगा, शब्द के ऊपर तक का लेवल जाना है। वो क्या होता है, क्या कहलाएगा, वो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है, राइट ना। It means taking the fact, theme and situations given in the story and using them to guess things logically। अपने से गेस करिए, अपने से गेस करिए, अंदाजा लगाइए क्या कहना चाह रहा होगा राइटर यहाँ पर, थिंग्स लॉजिकली। इट कैन ऑल्सो मीन्स कनेक्टिंग द स्टोरी टू रियल लाइफ, अपने रियल लाइफ से जोड़ना। इमेजिन करेगी, इमेजिनिंग फ्यूचर रिजल्ट्स दैट द राइटर नेवर रोट अबाउट एक्स्ट्रापोलेशन। यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप जब कभी कोई चीज को जोड़ते हैं अपने निजी जीवन से, इट कैन ऑल्सो मीन्स कनेक्टिंग, इसका ये भी अर्थ होता है कनेक्टिंग कर पाना, द स्टोरी टू रियल लाइफ, अपने रियल लाइफ से जोड़िए कहानी को और उसका एक बाद में निष्कर्ष निकालिए आप। और इमेजिन फ्यूचर रिजल्ट्स, और भविष्य का क्या इसका परिणाम आएगा उसको सोचिए, मन में विचार करिए। दैट द राइटर नेवर रोट, जो राइटर ने कभी इस बात को नहीं लिखा, राइटर इसको जिक्र नहीं किया, आपके मन में वो चीज आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव, निष्कर्ष आधारित बातें। रीडिंग बेसिकली टेल्स द रीडर्स टू यूज द स्टोरी मेन आइडिया, स्टोरी का मेन आइडिया क्या है, और इसको स्टोरी को समझाना चाहते हैं राइटर, और इसको आपको समझना है कैरेक्टर क्या है उसका। आई एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब समझ आ गया। रीडिंग बेसिकली टेल्स द रीडर्स टू यूज द स्टोरी मेन आइडियाज एंड कैरेक्टर कैसा है, हैबिट इन द टोटली न्यू मेड अप सिचुएशन, इसके बारे में समझना क्या होता है, वो कहानियों के निष्कर्ष तक पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन रीडिंग इज अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट अ पुअर बॉय हु वर्क्स वेरी हार्ड टू बीट, कि अगर कोई गरीब लड़का की कहानी कह रहे हैं जो बहुत मेहनत करता है अपने जीवन में, संघर्ष करता है, पानी में भीग भीग करके मेहनत करता है ना। देख रहा है ना, कुछ लोग हंस रहे हैं मेरी बातों से। पानी में भीगना मेहनत नहीं होता जी। हम्म हम्म वो भी अपने कुत्ते के लिए ना जी, जानवर है, प्रेम करना चाहिए, इंसान से प्रेम हो या नहीं तो। हम्म। बिना इंसान का मन लग जाता ना जी। चलिए, अब कुत्ता के लिए कर लिया, कुछ इंसानों के लिए कर लेते हैं ताकि हम लोग को आगे अभी बढ़ना है। आइए, आज सर नहीं आएंगे क्या, बाहर बारिश हो रहा है।
आइए बाबू, who works very hard to करेगी beat poverty and finally wins in life, अपनी गरीबी को जीतता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। वो गरीब लड़का जो बहुत निर्धन था, अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। अब के लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है? एक्स्ट्रा पॉलिटिव क्या होता है? क्वेश्चन माइट आस्क इफ दिस हार्ड वर्किंग, यदि हार्ड वर्किंग वो बिकम द लीडर ऑफ द सिटी, अब क्या हुआ? इस सिटी का लीडर बन गया, अब सक्सेस कर गया तो लीडर बन सकता है। व्हाट काइंड ऑफ न्यू रूल्स वुड ही मेक्स, वो क्या नया नियम बना पा रहे हैं? टू आंसर दिस द रीडर हैज टू टेक द बॉयज नोन हैबिट्स, कि उसकी आदत कैसा था, किस आदत के कारण वो सक्सेस किया जीवन में। हर इंसान की सक्सेस के पीछे क्या होता है? उसका एक गुप्त, एक सीक्रेट हैबिट होता है, जिस एक दिन सफलता नहीं मिलता है। सफलता नित्य दिन सतत मेहनत अथक प्रयास, सतत मेहनत अथक प्रयास करने से सफलता मिलती है। तो लोग जानना चाहेंगे कि उसका हैबिट क्या था, वो गुप्तनीय है आदत। लाइक वर्किंग हार्ड एंड कैरिंग फॉर अदर्स एंड यूज देम इन अ टोटली न्यू सिचुएशन दैट इज नॉट इन द बुक, जो बुक में नहीं था वो भी मीनिंग समझ में आ गया। अनदर एग्जांपल इज रीडिंग अबाउट करेगी मेल्टिंग आइस, मेल्टिंग आइस के बारे में अगर कोई रीडिंग करते हैं, गेसिंग हाउ इट करेगी दिस विल स्पेसिफिकली, अगर खास करके स्पेसिफिकली अगर बात करें स्पेसिफिकली हार्म करेगी विच सिटीज 50 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो आपको मेल्टिंग आइस, अगर आइस पिघलने की बात करें, दूसरा एग्जांपल लीजिए, गेसिंग हाउ दिस विल स्पेसिफिकली, यानी कि खास तौर से हार्म कितना बेहतर हुआ बीच सिटीज, जो आपको बीच के किनारे का जो शहर था 50 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 50 साल पहले जाइए तो जो बीच के किनारे जो शहर रहा करते थे, वो बर्फ के पिघलने के कारण क्या हुआ? वो सब शहर विलुप्त हो गए, वो खत्म हो गया, वो गांव, वो सब कस्बे। धीरे धीरे बर्फ पिघला, पानी की आश्रय बढ़ा होगा और वो शहर खत्म हो गया होगा। एक्सट्रापोलेशन करेगी गिव्स स्टूडेंट्स ग्रेट पावर टू कनेक्ट फेक स्टोरीज, मन में एक स्टोरीज फेक बना लेता है, उससे उसका मीनिंग समझ में आ जाता है विद रियल लाइफ। इट करेगी प्रोसेस करता है देम टू क्रिएटिविटी के तरफ, यूज व्हाट दे रीड एंड न्यू एंड इमेजिन करना फ्यूचर सिचुएशन का, भविष्य में आने वाले सिचुएशन का क्या करता है? वो रीड करता है, मन में उसी को लाता है, ला करके फिर उसको क्लियर करता है, समझता है और फिर आगे बढ़ता है वो जीवन में। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, तो आप यहाँ तक 14 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए। 15 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको फिर अगले क्लास को ज्वाइन करिए, अगला क्लास में फिर क्वेश्चन नंबर 15 से करा देंगे। 14 तक क्लियर कर दिए, है ना? आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिए, चैनल को शेयर जरूर करिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर ले। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं किए। मैंने यूट्यूब पर देखा तो यूट्यूब बता रहा था कि 58% ऐसे लोग हैं मेरा व्यूअर्स, है ना? आपके व्यूअर्स हैं 58% जो आपके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल से जुड़े और मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। सेकेंड ईयर का बैच आ गया, उस बैच को ज्वाइन करें, अपने भविष्य को उज्जवल करें। इससे क्या होगा? आपको बहुत ही अच्छे स्किल भी डेवलपमेंट होगा, सीटेट की तैयारी अच्छी होगी, टीआरई की तैयारी अच्छी होगी और आने वाला समय में आप बेहतर अच्छे नंबर मार्क्स हासिल करेंगे। स्किल के साथ साथ में स्किल रहेगा, योग्यता रहेगा तो आने वाला पल में आप बेहतर कर लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। योग्यता बहुत बड़ी चीज होती है ना? तो चलिए, तो फिल्में त्यागे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।